नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करते हैं सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, जो कि निवेदिता मेनन की लिखी हुई एक किताब है। सीइंग माने देखना, लाइक अ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट नारीवादी होते हैं जो स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, औरतों की हुकूक की बात करते हैं। तो एक फेमिनिस्ट के तौर पर देखना, और ये किताब है जिसका एक चैप्टर और उस चैप्टर का टाइटल है बॉडी यानी शरीर। वो आपके सिलेबस में है। निवेदिता मेनन से आप परिचित होंगे, काफ़ी फेमस रही हैं। इनका एक भाषण बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो भारत की अखंडता को चुनौती देती हैं। उनका मानना है कि कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर यानी जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये सब भारत के अंग नहीं है। तो अगर आप अपने देश की अखंडता से प्यार करते हैं तो निश्चय ही निवेदिता मेनन को नहीं पसंद करेंगे। खैर, आप पसंद करें ना करें, आप उनकी बातों से सहमत हो ना हो, आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है। अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। निवेदिता मेनन इज़ अ वेल नोन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर, यानी निवेदिता मेनन एक जानी मानी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, ऑथर, लेखिका हैं, फेमिनिस्ट नारीवादी हैं, एंटी हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व विरोधी हैं। अब भाई, अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म से आपको प्यार है, जैसा कि मुझे भी है और लाजमी है अपने धर्म से प्यार होना, और ये एंटी हिंदुइज्म है, तो जाहिर सी बात है इनके ये विचार भी आपको पसंद नहीं होंगे। एक्टिविस्ट हैं और मीडिया पर्सनैलिटी, यानी वो मीडिया में रहती हैं, आप उनके बारे में सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं वो, तो इनसे अच्छी तरह से आप परिचित होंगे। शी वॉज बॉर्न इन 1958 इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, यानी मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में उनका जन्म 1958 में हुआ। लेकिन जब आप विकिपीडिया देखते हैं तो विकिपीडिया में 1960 दे रखा है और इनका जन्म स्थान पुणे बताया हुआ है। हर निकनेम इज़ निवी, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, निवी, NIVI, यानी निवेदिता को शॉर्ट फॉर्म में निवी, उनको उनके दोस्त निवी कहकर पुकारते हैं। हर फादर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, यानी एक IAS इनके पिताजी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको उच्च शिक्षा मिली होगी, IAS की बेटी हैं। एंड हर मदर वॉज अ होम मेकर, और उनकी माँ एक गृहिणी थी। शी इज़ 64 ईयर्स ओल्ड, 64 साल की हैं। ब्रॉट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अलग अलग भागों में उनका पालन पोषण हुआ, क्योंकि भाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो बड़े बड़े शहरों में ये रही हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। खुद JNU से ही पढ़ी हुई भी हैं और वहीं प्रोफेसर भी हैं। निवेदिता मेनन इज़ करेंटली अ प्रोफेसर एट JNU, तो JNU में प्रोफेसर हैं। हमारे यहाँ तो UP में तो 62 साल पर रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ 65 ईयर्स पर रिटायरमेंट होता है, तो इसलिए अभी जहाँ तक है ये रिटायर हो जाएंगी और इस सेशन में हो भी गई होंगी मेरे हिसाब से। शी इज़ बेटर नोन अ प्रोफेसर ऑफ एज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी उनको पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के तौर पर बेहतर जाना जाता है। इन फेमिनिस्ट थियरी, यानी नारीवादी सिद्धांतों पर ये लिखती हैं। पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखती हैं। एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक राजनीति का वो प्रोफेसर भी हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी काफ़ी है। प्रीवियसली, पहले, शी वॉज एसोसिएटेड, वो संबंधित थीं या उन्होंने टीचिंग का काम किया, शिक्षण कार्य किया विद लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में इससे पहले उन्होंने पढ़ाया था। करेंटली वो JNU में पढ़ाती हैं। देखिए, हर स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट थिंकिंग इज़ द रीजन दैट शी इज़ नोन इन द वर्ल्ड टुडे, तो हर स्ट्रॉन्ग यानी उनका सशक्त, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, थिंकिंग, सोच, इज़ द रीज़न, वो वजह है जिसकी वजह से दैट शी इज़ नोन, वो जानी जाती हैं इन द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया में। तो जो साम्यवादी सोच है या फिर जो वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट विचारधारा है, वो अक्सर व्यवस्था के खिलाफ होती है,
यानी भारत का जो कानून है, भारत सरकार जो नियम कायदे हैं, उनके अक्सर ये लोग खिलाफ रहते हैं, उनका विरोध करते हैं। फिर देखिए अबाउट द वर्क, यानी जो इनकी रचना आपके सिलेबस में है उसके बारे में जान लीजिए। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स। तो जो किताब है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, वो 6 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय है फैमिली, दूसरा अध्याय है बॉडी जो कि आपके सिलेबस में है, डिज़ायर, सेक्सुअल वायलेंस, फेमिनिस्ट एंड विमेन एंड विक्टिम्स और एजेंट्स, ये चैप्टर्स हैं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट बुक, ये एक शानदार किताब है ऑन जेंडर स्टडीज़ एंड फेमिनिज्म, यानी लिंग अध्ययन या फिर नारीवादी अध्ययन से संबंधित ये एक शानदार किताब है। हर फेमस बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, तो उनकी ये जो प्रसिद्ध किताब है जिसका ये टाइटल है, वॉज रिलीज्ड, ये प्रकाशित हुई इन 2012। तो 2012 मौका भी कुछ ख़ास था, निर्भया केस आपने बहुत फेमस हुआ था इंडिया में, तो उसी साल इनकी ये किताब रिलीज हुई थी। द टाइटल ऑफ हर बुक, जो शीर्षक है उनकी किताब का, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, इज़ इंस्पायर्ड, ये प्रेरित है बाय जेम्स स्कॉट सीइंग लाइक अ स्टेट। तो जेम्स स्कॉट की एक पुस्तक है जिसका टाइटल है सीइंग लाइक अ स्टेट, तो उसी से प्रेरित इनका ये टाइटल है किताब का, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। इन 2012 में व्हेन देयर वर प्रोटेस्ट्स, जब विरोध हुए थे अगेंस्ट दिल्ली गैंगरेप, तो दिल्ली गैंगरेप वही निर्भया वाला केस है, शी रिलीज दिस बुक, उन्होंने अपनी ये किताब प्रकाशित की, दैट गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी, और इनकी इस किताब को बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। इन 2022 में अ मूवी, एक फिल्म आई थी टाइटल्ड, जिसका शीर्षक था द कश्मीर फाइल्स, आप सबने देखी ही होगी, यानी जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कश्मीर से निकाल दिया गया था, उनकी जीवन पर आधारित थी ये फिल्म, तो वॉज रिलीज्ड, ये फिल्म रिलीज हुई। इन द फिल्म, इस फिल्म में एक्ट्रेस पल्लवी जोशी पोर्ट्रेट द रोल ऑफ निवेदिता मेनन, तो पल्लवी जोशी का जो रोल था वो निवेदिता मेनन का ही रोल था, बट द नेम ऑफ हर कैरेक्टर वॉज राधिका मेनन इन द फिल्म, लेकिन फिल्म में पल्लवी जोशी के कैरेक्टर का जो नाम है वो राधिका मेनन है, यानी सीधा सीधा निवेदिता मेनन नाम नहीं रखा गया, राधिका मेनन रखा गया। अ JNU प्रोफेसर हु प्रोवोक्स, जो कि उकसाती हैं हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, टू फाइट फॉर कश्मीर फ्रीडम, यानी कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने को उकसाती हैं। तो ये तो इनका जो वीडियो वायरल हुआ था और YouTube पे है भी, आप अभी भी देख सकते हैं, तो उसमें भी वो खुलकर कहती हैं कि कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा किया हुआ है, और वो ये भी कहती हैं वहाँ उसी भाषण में कि लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है इसलिए ऐसा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद निवेदिता मेनन खुद इतिहास पढ़ लेती तो उनको ये जानकारी होती कि ये जो इस साइड का पार्ट है, कश्मीर के साइड का, उसके आगे जो देश है और इधर जो बांग्लादेश है या नेपाल हैं, ये सब हमेशा से भारत का अंग रहे हैं। भारत जिसको प्राचीन काल में आर्यावर्त नाम से जाना जाता था, उसकी सीमाएं तो बहुत विस्तृत थीं। अफगानिस्तान भारत का पार्ट था, गांधार के नाम से जाना जाता था। जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप, कंबोडिया, भारतीय देवी देवताओं की पूजा होती थी, आज भी वहाँ पर मंदिर हैं। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी विस्तृत है, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, लेकिन इन वामपंथियों को कौन समझाए। खैर, हमें क्या लेना इन वामपंथियों की सोच से। हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है, हम अपनी देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। आगे देखिए, चलिए। शी रिसीव्ड A.K. Ramanujan Award in 1994 for her works translating from Hindi and Malayalam into English. तो हिंदी और मलयालम से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए
1994 में इनको A.K. रामानुजन पुरस्कार मिला। ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं उस पुस्तक की ओर जो आपके सिलेबस में है। इसकी फ़िलहाल एक समरी देख लीजिए, लेकिन जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो मैं पूरा अपलोड करूँगी। Seeing Like a Feminist by Nivedita Menon is a thought-provoking exploration of feminist perspectives and their relevance to various aspects of life and society. तो Seeing Like a Feminist by Nivedita Menon यानी निवेदिता मेनन की ये किताब है a thought-provoking यानी विचारों को उकसाने वाली, विचारोत्तेजक, एक्सप्लोरेशन आप खोजबीन कह सकते हैं, ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। फेमिनिस्ट नारीवादी होते हैं, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण होते हैं, एंड देयर रेलिवेंस और उनकी प्रासंगिकता यानी वो कितने रेलिवेंट हैं टू वेरियस आस्पेक्ट्स, वेरियस विभिन्न आस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ लाइफ, जीवन के, एंड सोसाइटी और समाज के। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो इस समाज के लिए, जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है, ये बात यहाँ डिस्कस की गई है इस किताब में। इन दिस बुक, इस किताब में मेनन चैलेंजेस यानी निवेदिता मेनन चुनौती देती हैं कन्वेंशनल यानी परंपरागत नोशंस, विचारों को, ऑफ फेमिनिज्म नारीवाद के, एंड एनकरेजेस और प्रोत्साहित करती हैं रीडर्स पाठकों को टू एडॉप्ट यानी अपनाने के लिए अ मोर इंक्लूसिव, एक ज़्यादा इंक्लूसिव माने अपने आप में समाहित करने वाले, एंड इंटरसेक्शनल, देखिए जो सेक्शंस होते हैं वर्ग होते हैं यानी जो समाज के अलग अलग वर्ग बटे होते हैं, तो इंटरसेक्शनल अप्रोच यानी जो समाज के अन्य वर्ग हैं, बटे हुए वर्ग हैं, उनको सभी को इंक्लूड करने की, समाहित करने की जो अप्रोच है, सोच है, उसको प्रोत्साहित करती हैं टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, जेंडर, लिंग एंड पावर डायनेमिक्स, और लिंग और शक्ति की जो गतिशीलता है, यानी जैसे आप पुरुष हैं, जो ज़्यादातर समाज हैं इस दुनिया के वो पैट्रियार्कल हैं यानी पुरुष प्रधान समाज है, जो परिवार का मुखिया होता है वो पुरुष होता है। तो ये इस व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं नारीवादी। उनका मानना है कि वैसे तो बराबरी का हक होना चाहिए, लेकिन इनका वश चल दे तो ये स्त्री प्रधान समाज की स्थापना करें, यानी जो अत्याचार पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं लगभग वही अत्याचार ये पुरुषों पर करने के इरादे रखते हैं। तो जो समाज की व्यवस्था है उसको ये चुनौती देते हैं, उसका विरोध करते हैं। इनमें से ज़्यादातर ये जो नारीवादी हैं विवाह नहीं किए हैं, अकेले रहते हैं या फिर लिव इन में रहते हैं। मैंने कई जगह ढूंढा, मुझे लगता है कि शायद निवेदिता मेनन ने भी शादी नहीं की है, परिवार नहीं बसाया है। भाई शादी करना, परिवार बसाना, बच्चों को परवरिश करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको कई एस्पेक्ट्स पर, कई पहलुओं पर एडजस्ट करना पड़ता है, कदम कदम पर आपको कंप्रोमाइज़ करने होते हैं। और जबकि फेमिनिस्ट लोग तो कंप्रोमाइज़ के बिल्कुल समर्थन में हैं ही नहीं, तो अक्सर ये लोग शादी ही नहीं करते हैं और जो परिवार व्यवस्था है, विवाह संस्था है, उसको चुनौती देते हैं। चैप्टर 2 यानी जो आपके सिलेबस में है दूसरा चैप्टर, टॉक्स अबाउट हेजेमोनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी। तो यहाँ शरीर के को समझने की कोशिश की गई है। हेजेमोनिक होती है प्रधानता, यानी जो पुरुष का शरीर है वो ज़्यादा बलिष्ठ होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, मर्दानगी पुरुष के अंदर होती है, ऐसा माना जाता है। जबकि निवेदिता मेनन का मानना है कि सभी पुरुष सभी स्त्रियों से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, सभी पुरुष सभी स्त्रियों से तेज़ नहीं दौड़ते। भाई पीटी उषा को बहुत सारे लोग नहीं हरा सकते, वो स्त्री हैं लेकिन बहुत तेज़ दौड़ती हैं। तो इस आधार पर, शरीर के आधार पर जो डिवीज़न किया जाता है समाज का या फिर लिंग का, उसका ये विरोध करती हैं। बॉडी इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट सिटेडल ऑफ सेक्स डिफरेंस। तो जो शरीर है वो एक अंतिम आधार माना जाता है लिंग के आधार पर विभाजन करने का। यानी अगर आपके लंबे बाल हैं, दाढ़ी है, मूछें हैं, तो आप पुरुष हैं, और
लंबे बाल लंबे बाल वाली तो स्त्रियां होती हैं और छोटे बाल वाले आप पुरुष हैं। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर सेक्स डिफरेंस किया जाता है विच इज़ विजिबल, जो कि दृष्टिगोचर होता है, नॉट ओनली, न केवल बाय नेचर यानी न केवल प्रकृति के आधार पर, बट ऑल्सो बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कोर्सेज, यानी अलग अलग प्रकार के जो डिस्कोर्सेज भाषण होते हैं, जो बातचीत हैं, वार्तालाप हैं, यानी जो सिद्धांत हैं वो इस डिफ्रेंशिएशन को बरकरार रखते हैं। बॉडी डिफरेंसेस आर सीन थ्रू द आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, यानी बॉडी डिफरेंसेस जो शरीर के भेद हैं, आर सीन थ्रू यानी उनको माना जाता है, द आइडियाज उनके आधार पर बनाए जाते हैं जो सिद्धांत हैं, मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी के, एंड फेमिनिनिटी यानी स्त्रीत्व के। बट दीज आइडियाज, लेकिन ये ख्यालात, ये विचार, आर डिफरेंट अलग अलग होते हैं, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस यानी समय और स्थान के आधार पर, एंड ऑल्सो दे आर नॉट बायोलॉजिकली स्टेबल, और ये बायोलॉजिकली यानी शारीरिक रूप से स्थिर फीचर्स नहीं होते, खासियतें नहीं होती एट ऑल टाइम्स, हर जगह हर समय। मेनन टॉक्स अबाउट, निवेदिता मेनन बात करती हैं हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स, यानी एक विजातीय ढांचे की, जैसे होमो होता है तो सजातीय होता है और हेटेरो मतलब विजातीय होता है, तो ऐसे एक ढांचे की बात करती हैं। अ टर्म, ये जो शब्द है यूज्ड, प्रयोग किया गया था बाय जुडिथ बटलर के द्वारा, विच से, जो कि ये कहता है दैट ह्यूमन बॉडीज के इंसानी शरीर पजेस यानी रखते हैं वन ऑफ टू फिक्स्ड सेक्सुअल आइडेंटिटीज, यानी दो फिक्स्ड आइडेंटिटीज हैं, उनमें से एक हर शरीर को एक न एक उनमें से अपनाना होता है। विद ईच एक्सपीरियंसेस, यानी उनमें से प्रत्येक, यदि स्त्री का शरीर है तो उसके डिज़ायर्स अलग होती हैं, पुरुष का शरीर है उसकी डिज़ायर्स अलग होती हैं, ओनली फॉर द अपोजिट सेक्स, यानी कि जब यदि आपका शरीर स्त्री का है तो पुरुष के प्रति आपका शरीर आकर्षित होगा, और पुरुष का है तो स्त्री के प्रति आकर्षित होगा। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी ये जो डिवीज़न है ये नहीं मानकर चलता द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज़, शरीरों की मल्टीप्लिसिटी, यानी इसके अलावा कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं जो कि अपने ही जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर जो जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे कि यूनक हैं, यानी जो किन्नर हैं या जिनको हिजड़े कहा जाता है, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता ये डिवीज़न। इन ट्राइंग टू हैव अ हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स, यानी जब ये कोशिश की जाती है ये मैट्रिक्स अपनाने की, मेनन इज़ गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट, तो निवेदिता मेनन यहाँ उदाहरण देती हैं जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट जो किए जाते हैं इन स्पोर्ट्स, खेलों में, जस्ट टू असाइन एवरी ह्यूमन बीइंग इन वन ऑफ द टू सेक्स कैटेगरीज, यानी या तो आप मेल कैटेगरी में खेलेंगे या आप फीमेल कैटेगरी में खेलेंगे, किसी तीसरी कैटेगरी में आप नहीं खेल सकते। फिर देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ लोकेशंस, यानी स्थान की राजनीति। मेनन इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन, तो निवेदिता मेनन ने अपनी किताब में एक कंसेप्ट दिया है लोकेशन का, यानी स्थान का, एज सेंट्रल थीम, एक केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में। शी आर्ग्यूज, वो कहती हैं दैट के वंस एक व्यक्ति की सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल लोकेशन और राजनीतिक स्थिति ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है देयर पर्सपेक्टिव्स, उनके दृष्टिकोण को, ऑन जेंडर इश्यूज, यानी लिंग के जो मुद्दे हैं, लैंगिक मुद्दों को प्रभावित करती है। अंडरस्टैंडिंग वंस लोकेशन, यानी एक स्थिति को समझना, स्थान को समझना, इज़ क्रूशल, यानी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, फॉर अ न्यूएंस्ड एंड इंक्लूसिव फेमिनिस्ट एनालिसिस। न्यूएंस्ड यानी कि सूक्ष्म और इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो एक जो इंक्लूसिव एनालिसिस है, सूक्ष्म विश्लेषण है, इसको समझने के लिए आपको लोकेशन को समझना होगा। कोई भी व्यक्ति किस परिवेश से आया है, कहाँ का रहने वाला है, किस समय काल देश का रहने वाला है, और
इसकी वजह से उसकी सोच एक पर्टिकुलर कलर लिए हुए होती है। ये आपको समझना होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शनलिटी, यानी इस किताब में अंतर्विभागीयता, सेक्शन यानी भाग होते हैं, वर्ग होते हैं किसी भी समाज के, तो अंतर्विभागीयता यानी एक दूसरे से क्या संबंध होता है वर्गों का आपस में। द बुक एम्फेसाइजेस, ये किताब जोर देती है द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, ऑफ इंटरसेक्शनलिटी, यानी जो अलग अलग वर्ग हैं उनके आपसी संबंधों पर, रिकग्नाइजिंग, इस बात को पहचानते हुए, मानते हुए, दैट के पीपल, लोग, हैव, रखते हैं, मल्टीपल माने अलग अलग, आइडेंटिटीज माने पहचान, एंड फेस, और सामना करते हैं, इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स, यानी आपस में बांटने वाली रूपों का, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, बेस्ड जो कि आधारित होता है, ऑन जेंडर, लिंग के आधार पर, रेस, प्रजाति के आधार पर, क्लास, वर्ग के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, सेक्सुअलिटी के आधार पर, एंड मोर, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ग होते हैं समाज में जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता है। मेनन कंटेंट्स, निवेदिता मेनन मानती हैं दैट के फेमिनिज्म मस्ट कंसिडर, फेमिनिज्म को विचार करना चाहिए, दीज इंटरसेक्शंस, इन अंतर विभागों पर, टू एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए, द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़, जटिल वास्तविकताओं को, ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के। तो जब आपको फेमिनिज्म का अध्ययन करना है तो इन सारे वर्गों का भी, इन सारे बायसेस का भी, इन सारे डिस्क्रिमिनेशंस का भी, इन सारे प्रेजुडिसेस का भी अध्ययन करना है ना। जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो विरोध होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, केवल जेंडर के आधार पर नहीं होते, बहुत सारे आधारों पर होते हैं। तो ये सब भी आपको, इन सब का भी अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट देखिए फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि नारीवादी राजनीति, फेमिनिस्ट नारीवादी, पॉलिटिक्स राजनीति। मेनन एक्सप्लोर्स, मेनन जानने की कोशिश करती हैं, हाउ कि कैसे फेमिनिज्म नारीवाद कैन एक्सटेंड यानी विस्तार कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, बियॉन्ड यानी आगे, परे, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, एम्पावरमेंट माने सशक्तिकरण, ताकत देना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, टू चैलेंज चुनौती देने के लिए, एंड ट्रांसफॉर्म और बदलने के लिए, सोसाइटल यानी समाज के नॉर्म्स नियमों को, स्ट्रक्चर्स ढांचों को, एंड आइडियोलॉजीज और विचारों को, विचारधाराओं को। शी डिस्कसेस, वो डिस्कस करती हैं, द रोल भूमिका ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, नारीवादी राजनीति की, इन रीशेपिंग यानी फिर से आकार देने में, इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं को, एंड एडवोकेटिंग और वकालत करती हैं, फॉर सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की। हाँ, समाज में न्याय तो होना ही चाहिए, सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अधिकारों के जंजाल में या फिर अधिकारों की मांग करते समय हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें, इस पर भी नारीवादी लोगों को विचार करना चाहिए। आगे देखिए सोसाइटल नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज, सोसाइटल यानी समाज के, नॉर्म्स माने नियम, एंड आइडियोलॉजीज माने विचारधाराएं, समाज के नियम और विचारधाराएं। दिस बुक, ये किताब, क्रिटिकली आलोचनात्मक रूप से, एग्जामिन्स माने निरीक्षण करती है, सोसाइटल नॉर्म्स समाज के नियमों का, एंड आइडियोलॉजीज और विचारधाराओं का, क्वेश्चनिंग और प्रश्न उठाती है, हाउ कि कैसे, दीज नॉर्म्स ये जो नियम हैं, शेप यानी आकार देते हैं, परसेप्शंस दृष्टिकोणों को, ऑफ जेंडर रोल्स यानी लिंग पर आधारित भूमिकाओं के, सेक्सुअलिटी एंड पावर डायनेमिक्स और जो शक्ति के गतिशील, डायनेमिक्स तो गतिशीलता होती है, लेकिन शक्ति के जो स्तंभ हैं यानी कैसे जेंडर के आधार पर आपको ताकत मिलती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इस किताब में किया गया है। मेनन हाइलाइट्स, मेनन प्रकाश डालती हैं, द नीड आवश्यकता पर, टू चैलेंज यानी चुनौती देने की, एंड डीकंस्ट्रक्ट दीज नॉर्म्स
और ये जो नॉर्म्स हैं उनको डिकंस्ट्रक्ट करने की, यानी ख़त्म करने की, जो परंपराएं हैं उनको तोड़ने की, उनको समाप्त करने की, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए जेंडर इक्वलिटी, यानी लिंग पर आधारित समानता। तो इनका मानना है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, है ना, खासकर ये लोग विवाह परिवार संस्था, इनके बड़े खिलाफ रहते हैं, इनको तोड़ना चाहते हैं। जो सामाजिक परंपराएं हैं, नियम कायदे कानून हैं, उन सबको तोड़ना चाहते हैं जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए। तो ये जो इनकी अतिवादी सोच है, ये थोड़ी सी नकारात्मक है अगर आप इसको गहराई में देखें। देखिए, समाज का एक ढांचा है, इसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। जो कमियां हैं उनको आप दूर करिए, लेकिन उनको डिकंस्ट्रक्ट करना, उनको ख़त्म करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप सहमत नहीं हो सकते इन नारीवादियों से, इन फेमिनिस्ट लोगों से। खैर, आगे बढ़िए। ग्लोबल एंड लोकल कंटेक्स्ट। ग्लोबल यानी कि वैश्विक होते हैं, और लोकल यानी स्थानीय होते हैं, कंटेक्स्ट संदर्भ। मेनन डेल्व्स, यानी मेनन प्रकाश डालती हैं इनटू ग्लोबल एंड लोकल कंटेक्स्ट, यानी अध्ययन करती हैं या विचार करती हैं ग्लोबल माने वैश्विक और लोकल यानी कि स्थानीय संदर्भों पर, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये दिखाते हुए हाउ, कैसे, फेमिनिज्म कैन बी अंडरस्टूड, यानी नारीवाद को समझा जा सकता है, एंड प्रैक्टिस्ड, और उसका प्रयोग किया जा सकता है, व्यवहार में लाया जा सकता है, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, इन वेरियस, अलग अलग तरीके के कल्चरल, सांस्कृतिक एंड जियोग्राफिकल सेटिंग्स, और भौगोलिक सेटिंग्स में, यानी अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और अलग अलग देशों में कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है नारीवाद को। शी आर्ग्यूज, वो तर्क करती हैं, फॉर अ मोर प्लूरलिस्टिक, यानी ज़्यादा बहुलवादी, प्लूरल यानी जिसमें एक या दो तरह के लोगों के लिए स्थान नहीं होता, हर तरह के लोगों के लिए स्थान होता है। तो एक ज़्यादा बहुलवादी, एंड एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का मतलब जहाँ आप चीज़ों को ढाल सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ढालने वाली अप्रोच टू फेमिनिज्म दैट रेस्पेक्ट्स डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। तो जो एक अप्रोच होनी चाहिए, जो एक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो जो कि रेस्पेक्ट करता हो, सम्मान करता हो, डाइवर्स माने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस का। इनका मानना है कि हर व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते, है ना। तो जो लेस्बियन हैं या गे हैं, LGBT समुदाय कहा जाता है इन सबको मिला करके, तो जो LGBT ग्रुप्स हैं उनके लिए भी समाज में स्थान होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फिर देखिए, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन, भाषा और प्रस्तुतिकरण। मेनन डिस्कसेस, यानी निवेदिता मेनन डिस्कस करती हैं द रोल, भूमिका, ऑफ लैंग्वेज, भाषा की, एंड रिप्रेजेंटेशन, और प्रस्तुतिकरण की, इन रीएनफोर्सिंग और चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को लागू करना, चैलेंज माने चुनौती देना, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण होते हैं, तो उनको चैलेंज करने के लिए या उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भाषा और प्रस्तुतिकरण की क्या भूमिका है, इसको डिस्कस करती हैं। शी एक्सप्लोर्स, वो पता लगाती हैं, हाउ, कि कैसे, लैंग्वेज, भाषा, कैन शेप, यानी एक रूप दे सकती है, मोल्ड कर सकती है, ढाल सकती है, आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, ऑफ जेंडर, लिंग की, एंड हाउ, और कैसे, फेमिनिस्ट एक्टिविज्म, यानी ये जो नारीवादी एक्टिविज्म है, ऑफन, अक्सर, इन्वॉल्व्स, शामिल करती है, रीडिफाइनिंग, यानी फिर से परिभाषित करना, एंड रिक्लेमिंग, और फिर से दावा करना, लैंग्वेज, भाषा पर। तो जो नारीवाद है वो कैसे चीज़ों को फिर से डिफाइन करना चाहता है, कैसे लैंग्वेज को बोलना चाहता है। जैसे कि एक ये जो फेमिनिस्ट हैं एक बड़ा तर्क देते हैं कि भगवान सब देखता है, ऐसा ही क्यों कहा जाए, ये क्यों ना कहा जाए भगवान सब देखती है, यानी जो गॉड है उसको मेल ही क्यों माना जाए, उसको फीमेल क्यों ना माना जाए। तो भैया इसका तो हमारे
भारतीय सभ्यता संस्कृति में बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ तो देवियों का भी कंसेप्ट है, तो शक्ति के रूप में हम देवियों की भी पूजा करते हैं, भगवान के रूप में देवियों की भी पूजा करते हैं। तो हमारे पास हमारी सभ्यता संस्कृति में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एकेश्वरवाद हैं तो आप एकेश्वरवाद का पालन कीजिए, अगर आपको बहुदेववाद का पालन करना है, आपको एक ऐसे भगवान में विश्वास है जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो आप निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए। और अगर आपको रूप वाला भगवान चाहिए तो बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे कन्हैया जी हैं इतने खूबसूरत, उनकी ही आप पूजा कीजिए। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे देखिए, द पर्सनल एंड पॉलिटिकल। पर्सनल व्यक्तिगत होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक होता है। द बुक, ये जो किताब है, ब्लर्स माने धुंधला कर देती है, द लाइन्स रेखा को, बिटवीन जो कि बीच में है, द पर्सनल व्यक्तिगत एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक के बीच में जो रेखा है उसको ये लाइन धुंधला कर देती है किताब, यानी उस लाइन को ख़त्म करती है। एम्फेसाइजिंग, ये जोर देते हुए, दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के व्यक्तिगत अनुभव एंड एक्शंस और क्रियाकलाप आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं, विद ब्रॉडर सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, जो विस्तृत सामाजिक ढांचा है उससे जुड़े हुए हैं। मेनन एनकरेजेस, यानी निवेदिता मेनन प्रोत्साहित करती हैं रीडर्स, पाठकों को, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, द पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी राजनीतिक पहलू ऑफ एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन के, यानी आपका जो रोज़मर्रा का जीवन है उसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, उसका एक राजनीतिक पहलू है, वो आप पहचानिए। यानी हर चीज़ में आप राजनीति देखिए कि किस तरीके से राजनीति की गई है, जो सोसाइटी में रोल्स आपको अलॉट किए गए हैं उनमें कैसी एक राजनीति चली है, उसको आप देखिए हर जगह। सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, यानी ये जो किताब है, इज़ अ कॉल, एक पुकार है, टू एक्शन, कार्य करने की, फॉर अ मोर इंक्लूसिव, ज़्यादा समावेशी, एंड डायनेमिक फेमिनिज्म, और गतिशील नारीवाद के लिए, दैट टेक्स इनटू अकाउंट, जो कि अपने साथ लेकर चलती है, द मल्टीफेसेटेड रियलिटीज़, मल्टीफेसेटेड यानी बहुआयामी, जिसके बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ये फेसेट्स की स्पेलिंग गलत है, FACET होना चाहिए ना, मल्टीफेसेटेड रियलिटीज़, जो वास्तविकताएं हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की, एंड और द कॉम्प्लेक्स वेब, जटिल वेब जो जाल है, ऑफ सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और आर्थिक जो तथ्य हैं, दैट शेप देयर एक्सपीरियंसेस, जो उनके अनुभवों को एक आकार देते हैं। इट्स चैलेंजेस, ये किताब चुनौती देती है रीडर्स, पाठकों को, टू क्रिटिकली एंगेज, कि वो आलोचनात्मक रूप से शामिल हों, विद जेंडर इश्यूज़, यानी लिंग पर आधारित जो विषय हैं उनमें शामिल हों, टू एम्ब्रेस पॉलिटिक्स ऑफ लोकेशन, जो स्थान की राजनीति है उसको अपनाएं, दैट एक्नॉलेजेस द डाइवर्सिटी ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, दैट एक्नॉलेजेस, जो स्वीकार करती है, द डाइवर्सिटी, विविधता को, ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, यानी जो नारीवादी दृष्टिकोण है उनकी विविधता को स्वीकार करती है। और ये वो टेक्स्ट है जो आपके सिलेबस में है। पूरा तो मैं बाद में अपलोड करूँगी, अभी इसके कुछ पार्ट्स देख लीजिए। तो ये चैप्टर है, टाइटल बॉडी है, और ये चैप्टर शुरू होता है, ये एक कोटेशन है, इफ़ दे सी, अगर वो देखते हैं, ब्रेस्ट्स एंड लॉन्ग हेयर कमिंग, यानी ये स्त्रियों के चिन्ह होते हैं कि उनका सीना अलग होता है, उनके लंबे बाल होते हैं, तो अगर लोग ये देखते हैं, दे कॉल इट वुमन, तो वो कहते हैं कि ये औरत है। इफ़ बियर्ड एंड विस्कर्स, अगर वो देखते हैं कि दाढ़ी है, मूछें हैं, विस्कर्स मूछों को बोलते हैं, दे कॉल इट मैन, तो वो कहते हैं कि ये पुरुष है। बट लुक, लेकिन देखो, द सेल्फ, वो आत्म, दैट होवर्स इन बिटवीन, जो बीच में कहीं घूमता है, इज नेदर मैन नॉर वुमन,
वो ना तो मर्द है और ना ही औरत है। यानी जो सोल है और जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमैनिटी की, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, ये नारीवादी मानते हैं। फिर देखिए, ये जो पहला टाइटल है, ये जो चैप्टर है वो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो है द बॉडी इन अर्ली मॉडर्निटी एंड इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स। यानी जो शरीर के आधार पर विभाजन हुआ है, अर्ली मॉडर्निटी यानी जो प्रारंभिक आधुनिकता है, और नॉन वेस्टर्न कल्चर्स जो पाश्चात्य संस्कृतियां नहीं हैं उनमें। तो इनका देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं क्या बोलती हैं ये। द फर्स्ट थिंग, पहली बात, टू नोट, जो हमें देखनी है या देखने लायक है, इज दैट, वो ये है, द रिजिड डिवीजन, रिजिड माने कठोर, डिवीजन माने विभाजन, ऑफ बॉडीज, शरीरों का, इनटू मेल ओनली एंड फीमेल ओनली, यानी केवल मर्द या केवल औरत, अकर्ड, ये डिवीज़न हुआ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक ख़ास वक्त पर, ख़ास क्षण पर, इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास में, दैट इज़, और इनका जो मानना है कि कब हुआ ये डिवीज़न। हालांकि ये डिवीज़न हमेशा से चला आया है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हुआ हो, लेकिन ये जो फेमिनिस्ट हैं या फिर आप निवेदिता मेनन का ये मानना है कि ये डिवीज़न एक ख़ास मोमेंट पर हुआ इतिहास में। और वो कब हुआ? एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ फीचर्स, यानी एट द इंसेप्शन यानी जो शुरुआत हुई ऑफ द कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन वैसे जो तारा मंडल होते हैं, नक्षत्र मंडल होते हैं, उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ फीचर्स यानी खासियतों का, दैट वी टर्म, जिसको हम नाम देते हैं मॉडर्निटी, आधुनिकता। यानी आधुनिकता की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से ये डिवीज़न शुरू होता है मेल ओनली एंड फीमेल ओनली का। तो निवेदिता मेनन का ये मानना है, लेकिन हम तो इससे सहमत नहीं है कि ये डिवीज़न आधुनिकता की देन है। ये डिवीज़न तो हमेशा से रहा है स्त्री और पुरुष का। आगे क्या कहती हैं देखिए, दस इस प्रकार अ सेट ऑफ एजम्पशंस, यानी सेट आप ग्रुप कह सकते हैं, समूह, ऑफ एजम्पशन होते हैं कोई चीज़ मान लेना, दैट फॉर्म जो बनाते हैं कॉमन सेंस टुडे, यानी सामान्य ज्ञान आज का, वर एब्सेंट, ये अनुपस्थित थे यानी इनका अस्तित्व नहीं था, इन यूरोप, यूरोप में, प्रायर टू द लेट 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी से पहले इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं था, एंड इन साउथ एशिया, और दक्षिण एशिया में, एंड अफ्रीका, और अफ्रीका में, अंटिल द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी तक इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं था। वन यूरोपियन मॉडर्निटी, यानी 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय आधुनिकता वॉज यूनिवर्सलाइज्ड, उसको सार्वभौमीकरण किया गया। यूनिवर्सलाइज करना यानी पूरी दुनिया में फैलाना, सार्वभौमीकरण किया गया थ्रू कोलोनियलिज्म, यानी कोलोनियलिज्म के माध्यम से, उपनिवेशवाद के माध्यम से। तो जो यूरोप है उसने पूरे अफ्रीका, एशिया, इसमें कॉलोनीज अपनी बनाई, उनको उपनिवेश स्थापित किए अपने, और उसके माध्यम से आधुनिकता को पूरी दुनिया में फैलाया। तो निवेदिता मेनन का मानना है कि कॉलोनियलिज्म फैलने के साथ साथ ये डिवीज़न पूरी दुनिया में फैला। दैट इज़, यानी ये जो एजम्पशन है जिसकी ये बात कर रही हैं वो क्या है? एजम्पशंस यानी ये विचार, सच एज द आइडिया, जैसे कि ये विचार है, दैट नेचर एग्जिस्ट, कि प्रकृति का अस्तित्व होता है सेपरेटली, अलग अलग, फ्रॉम ह्यूमंस, इंसानों से, एज अ पैसिव यानी निष्क्रिय, इनर्ट, इनर्ट भी निष्क्रिय होता है, सेट ऑफ रिसोर्सेस टू बी पुट टू ह्यूमन यूज, यानी जिनको मानव के प्रयोग के लिए रखा जाना है। दैट बॉडीज आर नेचुरली एंटायरली वन सेक्स और अनदर, तो ये मान लेना कि जो इंसानी शरीर है वो प्राकृतिक तौर पर पूरी तरीके से या तो स्त्री होता है या फिर पुरुष होता है। वन और अनदर का मतलब स्त्री या पुरुष होता है, ये एजम्पशन है, ये मान लेते हैं लोग।
दैट हर्माफ्रोडिटिज्म, तो हर्माफ्रोडाइट वो प्राणी होते हैं जिनमें जो स्त्री और पुरुष दोनों ही उनके पास जेनिटल्स होते हैं। जैसे जो केंचुआ होता है वो उसमें दोनों ही, वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो ये जो स्थिति है, बॉडीज पोजेसिंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक ऐसे शरीर जो कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, इज अ डिसीज, ये एक बीमारी है। एंड दैट, और के, डिजायर, जो इच्छा है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, फ्लोज यानी बहती है, ओनली बिटवीन अपोजिट सेक्सेस, केवल विपरीत लिंगों की, यानी जो मेल है वो फीमेल की तरफ आकर्षित होता है और जो फीमेल है उसको मेल की डिज़ायर होती है। तो ये जो एजम्पशंस हैं या ये जो बातें हैं, इनका मानना है निवेदिता मेनन का ये कि ये आधुनिकता की देन है। एन फॉस्टर स्टर्लिंग पॉइंट्स आउट, तो एन फॉस्टर स्टर्लिंग का कहना है दैट इन यूरोप, कि यूरोप में इट वॉज ओनली बाय द 17th सेंचुरी, कि केवल ये 17वीं शताब्दी तक था, दैट के हर्माफ्रोडाइट्स वर फोर्स्ड, यानी जो उभयलिंगी लोग हैं उनको बाध्य किया गया, मजबूर किया गया, टू चूज, चुनने के लिए, वन एस्टेब्लिश्ड जेंडर, यानी एक स्थापित लिंग, एंड स्टे विद इट, और उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया गया, द पनिशमेंट बीइंग, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दंड क्या था, डेथ, मौत, फॉर फेलिंग टू डू सो, ऐसा करने का, अगर ऐसा करने में असफल रहते हैं, किसी एक लिंग को चुनने में असफल रहते हैं तो उसकी सज़ा मौत थी। और ये जो पब्लिकेशन है 2002 का है। नीचे जो इनका चैप्टर जहाँ ये ख़त्म होता है ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। देखिए लास्ट में जब हम पहुँचेंगे 25वें पेज पर तो वहाँ ये आपको मिलेंगे रेफरेंसेस। ये देखिए, तो ये वो सारे रेफरेंसेस हैं जिन बुक्स की हेल्प लेकर ये कोटेशंस इन्होंने दिए हैं। बहुत सारी बुक्स के रेफरेंसेस हैं ये इस चैप्टर में जो आपको मिलेंगे, और बहुत सारे ऑथर्स का सहारा लेते हुए, उनकी बुक्स का हवाला देते हुए यहाँ निवेदिता मेनन ने ये साबित करने की कोशिश की है कि स्त्री और पुरुष के शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। जब वो पैदा होते हैं तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं सिमिलर होती हैं, और बाद में जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, समाजीकरण का प्रोसेस है, उसके दौरान ये डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। कुछ ये देखिए, जैसे ये नाइजीरियाई ऑथर्स का यहाँ रेफरेंस दिया गया, वहाँ स्टडी की गई है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में अध्ययन किया गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मनुष्य का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन करते हैं, है ना। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र होता है। तो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का हवाला देते हुए निवेदिता मेनन ने ये साबित किया है कि शारीरिक रूप से जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो अलग नहीं होती हैं स्त्रियों और पुरुषों की। समाज के जो नियम हैं, जो सोशल प्रोसेस है, वो ये अंतर स्थापित करता है। लड़कियों को इस तरीके से पाला पोसा जाता है कि वो एक सेंसिटिव बने, वो सॉफ्ट बने, वो नाजुक बने, और लड़कों को इस तरीके से पाला पोसा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने, बहादुर बने। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कलर की बात होती है तो जो पिंक कलर है वो लड़कियों का माना जाता है। ब्लू कलर, द ब्लू फॉर बॉयज़, पिंक फॉर गर्ल्स इज अ प्रिंसिपल एज इट एमर्ज्ड इन द वेस्ट। तो पश्चिम में ये सिद्धांत विकसित हुआ कि जो लड़कों का कलर है वो ब्लू है और लड़कियों का कलर गुलाबी है। इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस, ये इस बात का एक उदाहरण है। एज वी विल रिटर्न टू इट सरप्राइजिंग हिस्ट्री अ लिटिल लेटर। तो यहाँ इन्होंने कई रेफरेंसेस दिए कि किस तरीके से ये जो कंसेप्ट्स हैं डेवलप होते हैं समाज में, और इस तरीके से फिर मोल्ड किया जाता है लड़कियों को और लड़कों को। फिर आगे इस चैप्टर का एक हेडिंग है सेक्स इज टू नेचर एज जेंडर इज टू कल्चर,
यानी जो हमारा लिंग निर्धारण होता है वो तो प्रकृति करती है, लेकिन जो जेंडर है, हालांकि जब हिंदी में हम बोलेंगे तो दोनों का ही मीनिंग लिंग होगा, लेकिन जेंडर का मतलब वो सारी चीज़ें जो कि अलग अलग लिंग से जुड़ी हुई हैं। यानी स्त्री अगर आप हैं तो आपको ये सारा सब कुछ करना है, इस तरीके से जीना है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से व्यवहार करना है। अगर आप बॉय हैं, लड़का हैं, लड़के के रूप में पैदा हुए हैं तो आपको इस पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करना है। तो ये सब कुछ जेंडर के अंतर्गत आता है ना। तो ये कल्चर जो होती है, संस्कृति जो होती है वो निर्धारित करती है। जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो आपके जेंडर को निर्धारित करती हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बिहेव करना है। तो इस टाइटल का ये मतलब हुआ। एक बहुत प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट हुई हैं सिमोन डी बोवाय, तो उनका ये कोट है और ये एक आदर्श है सारे फेमिनिस्ट ऑथर्स के लिए, सारे फेमिनिस्ट थिंकर्स के लिए। और सिमोन डी बोवाय क्या कहती हैं? एज सिमोन डी बोवाय पुट इट, वन इज नॉट बॉर्न, यानी व्यक्ति पैदा नहीं होता है, बट बिकम्स, बल्कि बन जाता है वुमन, औरत। यानी इनका ये मानना है कि एक औरत पैदाइशी औरत नहीं होती, उसको समाज औरत बना देता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्म से हिसाब से सेट किए गए हैं कि आपको एक पर्टिकुलर मोल्ड में ही ढलना है ना। एक शिल्प आपके लिए तैयार किया गया है, इस तरीके से आपको जीना है। बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि आप लड़की हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना है, आप लड़के हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना है। और यहाँ देखिए ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पर आधारित है ना। ये जो कोटेशन है, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स वुमन, इसी को अप्रूव करता हुआ ये वाला पैराग्राफ है। इन एडिशन सोसाइटीज जनरली वैल्यू मैस्कुलिन, यानी इसके अलावा समाज जनरली प्रायः वैल्यू, महत्व देते हैं मैस्कुलिन, यानी जो मर्दानगी से भरी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियतें हैं, मोर हाईली, ज़्यादा ऊंचा मूल्य उनको दिया जाता है, देन फेमिनिन, बजाय जो स्त्री से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड क्वालिटीज हैं वंस, वाइल एट द सेम टाइम, यानी साथ ही इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित किया जाता है दैट के मैन एंड वीमेन, यानी पुरुष और स्त्री, हु डू नॉट कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है अप्रूव करना या उसके अनुसार चलना, पुष्टि करना, वो तो FIRM होता है, ये CONFORM का मतलब उसके अनुसार चलना। तो जो स्त्री और पुरुष इनके अनुसार नहीं चलते हैं, टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इन खासियतों के अनुसार, आर कंटिन्यूसली, उनको लगातार डिसिप्लिन्ड, यानी अनुशासित किया जाता है, छड़ी उठाकर, मतलब उनको बताया जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है, इनटू द एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एप्रोप्रिएट माने उचित बिहेवियर, व्यवहार। तो उनको पढ़ाया जाता है कि भाई आपको ऐसे व्यवहार करना है। यानी कोई लड़का है और वो लड़कियों के कपड़े पहनता है, लड़कियों की तरह बिहेव करता है, तो उसको डांटा जाता है कि नहीं, तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, तुमको ऐसे बिहेव नहीं करना है लड़कियों की तरह, तुम मर्द हो और मर्दों की तरह व्यवहार करो। अब फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अ मैन, एक पुरुष, हु एक्सप्रेसेस, जो अभिव्यक्त करता है, सोरो, अपना दुख, पब्लिकली, खुले तौर पर, बाय क्राइंग, रोकर, वुड बी ह्यूमिलिएटेड, उसको अपमानित किया जाएगा, बाय द टॉन्ट, ये ताना मारकर, औरतों जैसे रो रहे हो, यानी तुम औरतों की तरह क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग लाइक अ वुमन, तो पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता है ना। अक्सर आपने पुरुषों को रोते हुए नहीं देखा होगा, नहीं रोते हैं वो, और स्त्रियां रोकर अपना दुख व्यक्त करती हैं। एंड हु डज नॉट रिमेंबर, और किसको याद नहीं है, दैट स्टिरिंग लाइन, वो भड़काने वाली पंक्ति, वो मतलब ऊर्जा से उत्प्रोत करने वाली पंक्ति ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये कविता तो हम सब ने पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब सुभद्रा कुमारी चौहान के इस लाइन से निवेदिता मेनन को बहुत ऐतराज है। ये क्यों बोला, ब्रेवली शी फॉट द रानी ऑफ झांसी लाइक अ मैन डिड शी फाइट, यानी वो मर्द की तरह लड़ी, ये क्यों कहा गया
है ना, इतना लड़ना कहना काफ़ी था कि वो बहादुरी से लड़ी। What does this line mean? इस लाइन का मतलब क्या है आखिर? Even when it is a woman, यानी जब एक औरत है who has shown bravery, जिसने बहादुरी दिखाई है, it still cannot be understood, फिर भी उसको नहीं समझा जा सकता as a feminine quality, एक औरत का गुण, एक औरत की खासियत, एक स्त्री का गुण इसको नहीं कहा जा सकता कि बहादुरी औरत का गुण नहीं हो सकती। अगर वो लड़ी है बहादुरी से तो उसको क्या कहा जाएगा? मर्दानी कहा जाएगा, यानी मर्द की तरह लड़ी है। ब्रेवरी इज सीन, यानी बहादुरी को माना जाता है एज अ मैस्कुलिन वर्च्यू, यानी मर्दों की खासियत, पुरुषों का गुण। नो मैटर, चाहे हाउ मैनी विमेन, कितनी भी औरतें ऐसी हैं मे डिस्प्ले इट, जिन्होंने बहादुरी दिखाई हो, और हाउ फ्यू मैन, और चाहे कितने भी मर्द ऐसे हों जिन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई है, कितने भी कम मर्दों ने ये दिखाई हो, कितनी भी ज़्यादा औरतों ने बहादुरी दिखाई हो, लेकिन फिर भी बहादुरी जो क्वालिटी है वो मर्दों की क्वालिटी ही है। और आगे ये सेंटेंस और देख लीजिए ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने यहाँ बताई। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में व्हाट इज कंसिडर्ड, जो माना जाता है, टू बी मैस्कुलिन, मर्दानगी से भरा हुआ, और फेमिनिन या फिर स्त्रीत्व से भरा हुआ, शिफ्ट्स, बदलता रहता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, until the middle of the 20th century in the west, यानी पश्चिम में 20वीं शताब्दी के मध्य तक, उससे पहले। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पिंक वॉज द कलर फॉर बॉयज, जो गुलाबी रंग है वो लड़कों का हुआ करता था, एंड ब्लू फॉर गर्ल्स, और नीला रंग लड़कियों का होता था, है ना। और तो आज जो हम मान के चलते हैं कि जो गुलाबी रंग है लड़कियों का है और ब्लू कलर लड़कों का है, ऐसा 20वीं शताब्दी के मध्य भाग से पहले नहीं था, ये निवेदिता मेनन का मानना है। उन्होंने इसके पुष्टिकरण के लिए कुछ यहाँ उदाहरण भी दिए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक ये पैराग्राफ देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट भी है। व्हेन वी अप्लाई, जब हम लागू करते हैं, दिस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ को या इस ख्याल को, टू द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी लिंग भेद के लिए, दैट बायोलॉजी के जीव विज्ञान एंड कल्चर और संस्कृति आर इंटर रिलेटेड, आपस में संबंधित है। वी सी, हम देखते हैं, दैट विमेन्स बॉडीज, के औरतों के शरीर हैव बीन शेप्ड, उनको आकार दिया गया है, उनको ढाला गया है, बाय सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सामाजिक प्रतिबंधों के द्वारा, एंड बाय नॉर्म्स, और नियमों के द्वारा, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के, यानी जो खूबसूरती है, खूबसूरती के जो नियम हैं वो औरतों के ऊपर लागू किए गए कि उनको खूबसूरत दिखना चाहिए। दैट इज, मतलब ये हुआ, द बॉडी हैज़ बीन फॉर्म्ड, यानी शरीर को बनाया गया है, एज मच, उतना ही, बाय कल्चर, संस्कृति के द्वारा, एज बाय नेचर, जितना कि प्रकृति के द्वारा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द रैपिड इम्प्रूवमेंट्स, रैपिड माने तेजी से होते हुए, इम्प्रूवमेंट्स, सुधार, इन विमेंस एथलेटिक रिकॉर्ड्स, यानी स्त्रियों के जो एथलेटिक रिकॉर्ड्स हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुश्ती में, दौड़ में, शूटिंग में, हर तरीके के स्पोर्ट्स में औरतें आगे बढ़ रही हैं। मुक्केबाजी में, मैरी कॉम मुक्केबाजी में आपने फिल्म भी देखी होगी, तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं औरतें। तो इस उदाहरण को पेश करती हैं निवेदिता मेनन और कहती हैं कि जो हालिया सुधार हुए हैं औरतों के एथलेटिक रिकॉर्ड्स में ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी पिछले 2 दशकों में, इज एन इंडिकेशन, वो इस बात का प्रमाण है, दैट के सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, हैव शेप्ड, उन्होंने ढाला है, द कैपेसिटीज, यानी क्षमताओं को, ऑफ देयर बॉडीज, उनके शरीर की। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फेमिनिस्ट नारीवादी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानवशास्त्री, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये दिखाया है, साबित किया है, दैट के
इन सम एथनिक ग्रुप्स, यानी कुछ मानव प्रजातियों में, कुछ समूहों में, समुदायों में, देयर इज लिटिल फिजिकल डिफरेंशिएशन, यानी ना के बराबर शारीरिक भेद है बिटवीन मैन एंड वीमेन, स्त्री और पुरुषों के बीच में। इन शॉर्ट, संक्षेप में, वी मस्ट कंसिडर, हमें विचार करना चाहिए, दैट के देयर आर टू इक्वली पावरफुल फैक्टर्स, यानी दो समान रूप से ताकतवर तथ्य हैं एट वर्क, जो काम कर रहे हैं। वन, पहला है, देयर इज अ रेंज ऑफ इंटर रिलेटेड वेज, यानी एक रेंज है आपस में मिले हुए, आपस में संबंधित तौर तरीकों का, इन विच, जिसमें के सोसाइटी प्रोड्यूसेस, समाज पैदा करता है, सेक्स डिफरेंसेस, यानी लिंग भेदों को, एंड टू, और दूसरी बात, सेक्स डिफरेंसेस, जो लिंग भेद हैं, स्ट्रक्चर उनका, स्ट्रक्चर सोसाइटी, स्ट्रक्चर माने वो ढांचा तैयार करते हैं सोसाइटी, समाज का, इन पर्टिकुलर वेज, खास तरीकों से, यानी एक तो समाज है जो लिंग भेद पैदा करता है, और जो लिंग भेद है वो समाज का ढांचा निर्धारित करता है। कोई समाज कैसा होगा वो इस बात से निर्धारित होता है कि वहाँ स्त्री और पुरुषों में कैसे भेदभाव किया जाता है ना। तो अगर आधी आबादी को आप मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का, तो निश्चय ही समाज कंपैरेटिवली कम तरक्की करेगा। फिर आगे देखते हैं, और आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक है पेज नंबर 12 पर, जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इसको देख लीजिए। अ फेमिनिस्ट फिलोसोफर, एक नारीवादी दार्शनिक, होज नेम, जिसका नाम इनेविटेबली, अवश्यंभावी रूप से, एराइजेस, सामने आता है, इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, इज जुडिथ बटलर, वो हैं जुडिथ बटलर, हुज फर्स्ट बुक, जिनकी पहली किताब, जिसका टाइटल था जेंडर ट्रबल, 1990 में प्रकाशित हुई। इस सीन, उसको देखा जाता है एज अ लैंडमार्क, यानी एक मील के पत्थर की तरह। बटलर आर्ग्यूड, बटलर ने तर्क दिया, दैट के इफ वी टेक, अगर हम लेते हैं सीरियसली, गंभीर रूप से, सिमोन डी वोवाइज डिक्टम, यानी सिमोन डी वोवाई की का कथन जो अभी ऊपर आपने पढ़ा था, दैट वन इज नॉट बोर्न, कि व्यक्ति पैदा नहीं होता, बट बिकम्स, बल्कि बन जाता है, अ वुमन, एक औरत, सीरियसली, गंभीर रूप से। इट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ, दैट के ऑल ऑफ अस, हम सभी को, हैव टू लर्न, सीखना होगा, टू बी, बनना, मैन एंड विमेन, पुरुष और स्त्री, यानी हम चाहें तो जो स्त्रियां हैं वो पुरुष बन सकती हैं, और जो पुरुष हैं वो स्त्री बन सकते हैं। इफ सो, अगर ऐसा है, देयर इज नो रीजन, तो कोई वजह नहीं है, वाई, कि क्यों, फेमिनिन क्वालिटीज, यानी स्त्रियों की जो क्वालिटीज हैं, कि वो सॉफ्ट दिखें और सबमिसिव हों, खूबसूरत हों, तो ये जो क्वालिटीज हैं, शुड अटैच, ये क्यों ना जोड़ी जाएं, क्यों जोड़ी जाएं, ओनली टू बॉडीज मार्क्ड फीमेल, केवल उन शरीरों के साथ जो कि जिन्हें फीमेल कहा जाता है, एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज, और जो मर्दानगी वाले गुण हैं, यानी बहादुरी है, गुस्सा है, मारकाट है, तो ये जो क्वालिटीज हैं ऑफ टू बॉडीज मार्क्ड मेल, उन्हें केवल जो पुरुष शरीर हैं उनके साथ ही क्यों जोड़ा जाए, यानी स्त्रियों वाले क्वालिटीज पुरुषों को दी जाए, पुरुषों वाली क्वालिटीज स्त्रियों को दी जाए, ऐसा संभव है। शी दस सजेस्टेड, उन्होंने इस प्रकार सुझाव दिया है, अ रेडिकल डिसकंटिन्यूटी, रेडिकल माने क्रांतिकारी, डिसकंटिन्यूटी माने रोक, क्रांतिकारी रोक लगाई जाए, बिटवीन सेक्स्ड बॉडीज, यानी ये जो स्त्री पुरुष में बांट दिया गया है शरीर को, इस पर रोक लगाई जाए, एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स, और संस्कृति के द्वारा जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, निर्माण किया गया है, बनाए गए हैं जेंडर्स, लिंग जो निर्धारित किया गया है कि भाई स्त्री है तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुष है तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट बटलर ड्रॉज अटेंशन टू,
यानी जिस चीज़ की ओर बटलर हमारा ध्यान खींचती हैं इज़ द फैक्ट, वो ये तथ्य है दैट द प्रोजेक्ट, कि ये जो प्रोजेक्ट है ऑफ बिकमिंग, बनने का, मेल और फीमेल, स्त्री या पुरुष, इज नेवर कंप्लीटेड, ये कभी पूरा नहीं होता। इट इज़ अ परफॉर्मेंस, ये एक परफॉर्मेंस है दैट मस्ट बी रिपीटेड, जो दोहराई जानी, यानी आपको साबित करना है, प्रूव करना है, करके दिखाना है बार बार, एवरी मोमेंट, हर पल ऑफ आवर लाइव्स, अपने जीवन में, until we die, जब तक हम मरते नहीं हैं, जब तक हम जीते हैं, पूरी जिंदगी हमको साबित करना होता है। इवन अ 50-year-old, यानी एक 50 साल का मर्द, बर्ली मुस्टैशियोड मैन, यानी जिसकी खूब बड़ी तगड़ी मूछें हैं, हु हैज़ फादर्ड चिल्ड्रन, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, यानी अपनी मर्दानगी साबित की है बच्चे पैदा करके, कैन नॉट से, वो भी ये नहीं कह सकता, इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड, कि भाई अब तो अच्छे से स्थापित हो गया, ये बात साबित हो गई बाय नाउ दैट आई एम अ मैन, कि मैं एक मर्द हूँ। टुमारो आई कैन वियर अ साड़ी टू वर्क, कल मैं साड़ी पहन के काम पर जा सकता हूँ, मर्दानगी तो साबित हो गई क्योंकि मैंने बच्चे पैदा किए हैं, कल मैं साड़ी पहन के अपने काम पर जा सकता हूँ, ये व्यक्ति नहीं कह सकता 50 साल की उम्र में भी। एट नो पॉइंट इन आवर लाइव्स, यानी हमारे जीवन के किसी भी मोड़ पर हम नहीं कह सकते, कैन वी बी कॉन्फिडेंट, हम इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हो सकते, दैट आवर जेंडर आइडेंटिटी इज सिक्योर, कि हमारी जो लैंगिक पहचान है वो सुरक्षित है। वी कैन नेवर लेट अप ऑन दिस परमानेंस, हम इस स्थायित्व को कभी नहीं मान सकते, यानी कि इसको छोड़ नहीं सकते, हमें हर कदम पर साबित करना होगा, स्त्री को हर कदम पर अपने आप को औरत साबित करना होगा, और जो पुरुष है उसको हर कदम पर अपने आप को मर्द साबित करना होगा। एक और पैराग्राफ देखिए, टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए लीजिए, अ रिवीलिंग लेटर, एक कुछ दिखाने वाला खत है, टू द मेडिकल कॉलम, यानी मेडिकल कॉलम में, ऑफ अ न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत के एक अखबार में। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पत्र प्रकाशित होते हैं, डॉक्टर उसका जवाब देते हैं, या फिर जैसे आपने आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है और आप अपनी क्वेरीज पूछते हैं, अखबार में उनका जवाब आता है। तो इसी प्रकार का एक खत एक माँ ने लिखा डॉक्टर वाले कॉलम में, मेडिकल कॉलम में, एक अखबार में। फ्रॉम अ ग्रीविंग मदर, एक परेशान माँ ने खत लिखा, हु सीक्स एडवाइस, जो कि सलाह चाहती है, अबाउट हर 18-year-old सन, अपने 18 साल के बेटे के बारे में, हु सडन डिप्रेशन, यानी जो अचानक डिप्रेशन में चला गया, शी ट्रेस्ड टू द फैक्ट, और उसे पता लगा कि उस डिप्रेशन का कारण क्या है, दैट हिज निपल्स एंड ब्रेस्ट आर बल्जिंग आउट, कि उसके जो निपल्स हैं, ब्रेस्ट हैं, वो बढ़ रहे हैं, यानी लड़कों में नहीं होते, लड़कियों में होते हैं, विच डिस्गस्ट हिम, और इस बात से वो लड़का बहुत परेशान है, 18 साल का लड़का है और डिप्रेशन में चला गया, ये देख करके उसके अंदर ये लड़कियों जैसा बदलाव क्यों आ रहा है उसके शरीर में। द डॉक्टर्स रीएश्योरिंग रिप्लाई, तो उस अखबार में डॉक्टर ये जवाब देता है, इज दैट नियरली 30% ऑफ मैन, कि लगभग 30% पुरुष ऐसे होते हैं, हैव सफर्ड फ्रॉम, कि उनको ये प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज टर्म्ड गायनेकोमेस्टिया, और उस मेडिकल भाषा में इसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, इस प्रॉब्लम को। एट सम टाइम और अदर, किसी न किसी वक्त 30% मर्दों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, द कॉज कुड बी ट्यूमर्स, वजह हो सकती है कि वो ट्यूमर्स रहे हों और मेल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण के शिकार रहे हों, बट दिस इज रेयर, लेकिन ये बहुत कम होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज, जो सबसे ज़्यादा साधारण इसकी वजह है, वो है गायनेकोमेस्टिया, यानी एक डिसीज, सेज द डॉक्टर, डॉक्टर का ये कहना है, इज सिंपल रिप्लाई, ये उसका जवाब है। दिस प्यूबर्टल ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मली डोरमेंट इन बॉयज, और ये क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन है, लड़कों में जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वो डोरमेंट होते हैं, यानी सुसुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं, इज सुपर सेंसिटिव टू द माइनस्क्यूल अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग फीमेल हार्मोन्स,
यानी थोड़ी सी भी मात्रा उनमें फीमेल हार्मोन की होती है तो वो जागृत हो जाते हैं, सुपर सेंसिटिव होते हैं। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर का कहना है दैट वंस द रेयर कॉजेस हैव बीन रूल्ड आउट, यानी अगर एक बार ये जो कॉजेज हैं, रेयर माने दुर्लभ, कॉजेज माने वजह हैं, रूल्ड आउट अगर ये हटा दिए जाएं बाय एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी इस लड़के को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के यहाँ ले जाना होगा, और अगर वो ये जो कॉजेज हैं इनको रूल आउट करते हैं, इनको नकारते हैं, अदर द कंडीशन इज सेल्फ लिमिटिंग, तो ये जो कंडीशन है या तो अपने आप रुक जाएगी, और इफ इट इज़ नॉट, और अगर ऐसा नहीं होता है, अपने आप ये चीज़ ठीक नहीं होती है, तो क्या हुआ, इफ इट इज़ नॉट मे रिक्वायर सर्जरी, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये बीमारी सर्जरी के द्वारा ठीक की जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नियरली अ थर्ड ऑफ द मेल पॉपुलेशन, यानी लगभग 1/3 मर्दों को कैन हैव ब्रेस्ट, उनके ब्रेस्ट हो सकते हैं, एंड इफ इट इज नॉट ड्यू टू रेयर एंडोक्राइनोलॉजिकल कॉजेज, और अगर ये दुर्लभ एंडोक्राइनोलॉजिकल वजहों से नहीं है, द कंडीशन इज परफेक्टली नॉर्मल, तो ये जो सिचुएशन है एकदम नॉर्मल है। इट सीम्स टू हैव नो अदर इल इफेक्ट्स, इसका कोई दूसरा दुष्प्रभाव तो है नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देन कॉजिंग डिस्गस्ट, बजाय इसके कि इससे कुछ निराशा होती है, बट नेवरदीलेस, लेकिन इसके बावजूद इट इज पैथोलॉजाइज्ड, यानी इसको एक बीमारी बना दिया गया, इसको एक मेडिकल टर्म दिया गया, एंड मेड इनटू अ डिसीज, और इसको एक बीमारी साबित कर दिया गया, गायनेकोमेस्टिया, ये बीमारी बता दी गई। एंड व्हेन अदर सीरियस इलनेसेस आर रूल्ड आउट, और जबकि दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं उनको नकार दिया गया, द एडवाइस इज नॉट टू रिलैक्स, डॉक्टर ने जो एडवाइस दी वो ये नहीं दी कि भाई निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, रिलैक्स फील करो, एंड स्टॉप वरीइंग, यानी भाई चिंता करना बंद करो, ये एडवाइस डॉक्टर ने नहीं दी, बल्कि क्या एडवाइस दी, बट टू अंडरटेक सर्जरी, कि भाई सर्जरी करानी होगी, टू मेक दैट बॉडी कन्फर्म टू द मिथिकल नॉर्म, कि भाई जो शरीर है उस लड़के का वो उसके अनुसार रहे, जो मिथिकल नॉर्म है, जो परंपरागत नियम है, उसके अनुसार इस लड़के का शरीर ढले, उसके लिए आपको सर्जरी करानी होगी, ये सलाह दे डाली डॉक्टर ने। और एक और हेडिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, देखिए, इफ मैन कुड मेंस्ट्रुएट, अगर जो पुरुष हैं उनको मेंस्ट्रुएशन होता, जो क्योंकि ये जो क्वालिटी है स्त्रियों की है, और थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कराई जाती है, वो खुद भी करती हैं, लेकिन अगर ये क्वालिटी मर्दों की होती तो ये निवेदिता मेनन का कहना है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और केवल मर्द ही ऐसा कर सकते हैं, केवल मर्दों को ये हासिल है, और इसको मतलब एक अच्छी क्वालिटी साबित किया जाता, मर्दानगी के साथ इसको जोड़ा जाता। तो देखिए क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज सर्टेनली वन फीचर, यानी मासिक धर्म एक ऐसी खासियत है, इनएस्केपेबली एसोसिएटेड, यानी जो अवश्यम भावी रूप से जुड़ी हुई है विद द फीमेल बॉडी, स्त्रियों के शरीर से, बट द वेज, लेकिन तौर तरीके, इन विच, जिसके हिसाब से इट एक्ट्स, ये काम करती है, एज अ डिसेबिलिटी, यानी एक अक्षमता के रूप में, हैव टू डू विद सोशल एंड कल्चरल, तो इसका संबंध है सामाजिक और सांस्कृतिक, नॉट नेचुरल कंस्टेंट्स, यानी प्राकृतिक रूप से ये बाधा नहीं है स्त्रियों के कामकाज में या उनकी परफॉर्मेंस में या उनकी कैपेबिलिटीज में, लेकिन सामाजिक रूप से इसको एक बाधा के तौर पर देखा जाता है। अमेरिकन फेमिनिस्ट ग्लोरिया स्टीनमैन, तो ये एक अमेरिकन नारीवादी ऑथर हैं, रोट, उन्होंने लिखा, सैवेजली, बड़े कठोर तरीके से, बड़े कड़वे तरीके से, फनी मेडिटेशन, यानी हास्यास्पद ढंग से विचार करते हुए, ऑन व्हाट वुड हैपन, कि क्या होता,
टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मासिक धर्म की जो समझ है उसको किस तरीके से लिया जाता इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक पितृसत्तात्मक समाज में, इफ मैन कुड मेंस्ट्रुएट, अगर ये पुरुषों को होता, बिकॉज एवरीथिंग दैट मैन डू, बिकॉज क्योंकि हर चीज जो मर्द करते हैं इज वैल्यूड, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। दैट फैक्ट, ये तथ्य, दैट मैन कैन एंड विमेन कैन नॉट मेंस्ट्रुएट, कि भैया केवल मर्दों को ये होता है, औरतों को नहीं होता, वुड बिकम येट अनदर इंडिकेटर, एक और ये मतलब प्रमाण हो जाता ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ मैन, मर्दों की सुपीरियोरिटी का, कि मर्द श्रेष्ठ हैं औरतों से, तो ये एक वजह बताई जाती, बड़ा चढ़ाकर लोग बताते। What would happen, क्या होता, if suddenly, अगर अचानक, मैजिकली, जादुई तरीके से, मैन could menstruate and women could not, यानी मासिक धर्म पुरुषों को होता, औरतों को नहीं होता। The answer is clear, जवाब जाहिर है। Menstruation would become an enviable, boast-worthy masculine event, तो भैया ये एनविएबल यानी ईर्ष्या के लायक, बोस्टवर्दी, जिसकी शेखी बघारी जाए, ऐसी मैस्कुलिन इवेंट हो जाती, मर्दों की एक ऐसी घटना। मैन वुड ब्रैग, और जो मर्द हैं वो शेखी बघारते, अबाउट हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, कि भैया कितने दिन तक और कितना लंबा चलता है। बॉयज वुड मार्क द ऑनसेट ऑफ मेंसेस दैट लॉन्ग्ड फॉर प्रूफ ऑफ मैनहुड, लड़के इंतजार करते कि कब मेंसेस उनके शुरू हों, क्योंकि ये ही तो प्रूफ होता उनके मर्दानगी का। विद रिलीजियस रिचुअल एंड स्टैग पार्टीज, धार्मिक संस्कार किए जाते, उसके लिए पार्टीज की जाती। सैनिटरी सप्लाईज वुड बी फेडरली फंडेड एंड फ्री, यानी सरकार की तरफ से ये जो नैपकिन हैं वो फ्री होते, उनको बांटा जाता। मिलिट्री मैन, राइट विंग पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, जो सैनिक लोग होते, सेना के अफसर होते, और राइट विंग पॉलिटिशियन, राइट विंग दक्षिणपंथी होते हैं, जो देशभक्ति का दावा करने वाले पॉलिटिशियंस, राजनीतिक, एंड रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, और जो धार्मिक उन्मादी होते हैं, वुड साइट मेंस्ट्रुएशन, वो ये उदाहरण देते कि ये जो, इसको कैसे दिखाते, MEN स्ट्रुएशन, ऐसे इसको दिखाते ये शब्द को, ये पुरुषों की पूंजी है, यानी मैन, MEN, मैन से जुड़ा हुआ है, एज प्रूफ दैट ओनली मैन कुड सर्व इन द आर्मी, कि भैया केवल मर्द ही सेना में काम कर सकते हैं। यू हैव टू गिव ब्लड टू टेक ब्लड, भाई अगर आपके खून नहीं निकलता है तो आप दूसरों का खून कैसे ले सकते हैं, कैसे मारकाट आप युद्ध के मैदान में कर सकते हैं। ऑक्यूपाई पॉलिटिकल ऑफिस, कैसे आप पॉलिटिकल ऑफिस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, है ना, राजनीतिक कैसे बन सकते हैं आप, देश पर राज कैसे कर सकते हैं आप। कैन विमेन बी एग्रेसिव, अरे औरतें भी कोई एग्रेसिव हो सकती हैं, लड़ाका हो सकती हैं, विदाउट दैट स्टेडफास्ट साइकिल गवर्न्ड बाय द प्लैनेट मार्स। भाई जो मार्स ग्रह है, जो आपको मालूम है मार्स ग्रह, जो मंगल ग्रह है, वो युद्ध का देवता माना जाता है, तो लाल रंग का होता है, और खून का रंग भी लाल होता है। तो भाई अगर आप मार्स ग्रह से रिलेटेड नहीं हैं और खून अगर आपके नहीं निकलता है, तो कैसे आप युद्ध में खून बहा सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ाका हो सकते हैं। औरतें तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनके तो होता नहीं। बी प्रीस्ट एंड मिनिस्टर्स, कैसे वो औरतें प्रीस्ट बन सकती हैं, पुजारी बन सकती हैं, कैसे वो मिनिस्टर्स बन सकती हैं, मंत्री बन सकती हैं। हाउ कुड अ वुमन नो, एक औरत को क्या पता, वॉट इट इज टू गिव हर ब्लड फॉर आवर सिंस, कि अपना खून देना हमारे पापों के लिए क्या होता है, यानी ये जो खून है इससे पाप धुलते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के खून से इंसानियत के पाप धुले थे। तो ये साबित किया जाता कि एक औरत क्या जाने कि खून देना क्या होता है पापों को धोने के लिए। और रब्बाइज, और वो जो पुजारी हैं, विदाउट द मंथली लॉस ऑफ इम्प्योरिटीज, वो ये कहते कि मंथली, हर महीने लॉस यानी ख़त्म नहीं होती, इम्प्योरिटीज़ माने अशुद्धियाँ, तो खून के रूप में
इंसान के शरीर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियां हैं, वो निकल जाती हैं। अब औरतों को तो ये होता नहीं, वुमेन रिमेन अनक्लीन, इसलिए जो औरतें हैं वो अनक्लीन हैं, वो अशुद्ध हैं, ये कहा जाता। अभी तो औरतों को अशुद्ध माना जाता है, उस पीरियड में जो 4-5 दिन का पीरियड है, उनको औरतों को कहा जाता है कि आप अनक्लीन हो, मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है। तो लेकिन अगर यही मर्दों को होता तो ये कहा जाता कि हर महीने तुम्हारी अशुद्धियां शरीर से बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए तुम अशुद्ध हो। बड़ा जबरदस्त तर्क है, पूरी बुक में इस तरीके के तर्क दिए गए हैं, बहुत अच्छे स्केल पर लिखी गई है। हालांकि हम निवेदिता मेनन की कुछ बातों से सहमत नहीं होते, उनका वो भाषण खास तौर पर सहमत होने लायक नहीं है, लेकिन जब ये बुक इनकी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि तर्क तो इनके सही हैं। फिर एक हेडिंग है, वुड यू पास अ जेंडर टेस्ट। तो जेंडर टेस्ट होता है स्पोर्ट्स में, और जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट फॉर द ओलंपिक गेम्स वर सस्पेंडेड इन 2000। तो सन 2000 में ओलंपिक गेम्स में जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट को सस्पेंड किया गया था, रोका गया था। और उसकी वजह ये बताई गई थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे फेमिनिनिटी, मैस्कुलिनिटी ये डिसाइड नहीं होती। जो लड़की है उसके लिए XX क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं और लड़के के लिए XY क्रोमोसोम चाहिए होते हैं। तो ये माना गया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम पैटर्न एलोन की, इस क्रोमोसोम पैटर्न के आधार पर ही फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी डिसाइड नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, मेलनेस एंड फीमेलनेस आर नॉट ओनली कल्चरली डिफरेंट, यानी जो स्त्रीत्व है या पुरुषत्व है, मर्दानगी है या औरतों की जो क्वालिटीज़ हैं, वो न केवल सांस्कृतिक रूप से अलग अलग होती हैं, दे आर नॉट इवन बायोलॉजिकली स्टेबल। वो के यहाँ तक कि जो जैविक तौर पर, जीव विज्ञान के तौर पर अस्थिर होती हैं, स्टेबल फीचर्स एट ऑल टाइम्स, हर समय वो एक जैसी नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, बदलती रहती हैं। एक ये पैराग्राफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ऑल मैन, सभी मर्द, डू नॉट रन फास्टर, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ते, देन ऑल वुमेन, सभी औरतों से। मैंने आपको पीटी उषा का उदाहरण भी दिया था कि भारत में कितने मर्द ऐसे हैं जो पीटी उषा को दौड़ में हरा सकते हैं। ऑल मैन आर नॉट स्ट्रोंगर, सारे मर्द ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, देन ऑल वुमेन, सारी औरतों से। मैरी कॉम से जरा मुक्का लड़ा के देख लो भाई। ऑल मैन डू नॉट जंप हायर, सारे मर्द ऊंचा नहीं कूदते, देन ऑल वुमेन, सारी औरतों से। दिस इज वाई, यही वजह है, इट हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, अक्सर ये सुझाव दिया जाता है, बाय फेमिनिस्ट, नारीवादियों के द्वारा, दैट एथलीट्स, के एथलीट्स को शुड बी कैटेगराइज्ड, उनकी कैटेगरी निर्धारित किया जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर, रेलिवेंट टू द स्पोर्ट, जो उस खेल से संबंधित हैं, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बजाय उनके लिंग के आधार पर कि इस इधर स्त्रियां ही खेल सकती हैं, इधर पुरुष ही खेल सकते हैं, ये आधार नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स का। और अब इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। As we live out these identities, जैसा कि हम इन पहचानों को जीते हैं, यानी स्त्रियों के तौर पर इन आइडेंटिटीज को हम जीते हैं, we either reaffirm, हम या तो पुनः स्थापित करते हैं, कंफर्म करते हैं, साबित करते हैं, their worth, उनकी कीमत, एंड वैल्यू, वैल्यू भी कीमत होती है, और या फिर रिजेक्ट दैम, उनको अस्वीकार करते हैं, एंड और एक्टिवली, सक्रिय रूप से, सीख, तलाश करते हैं, अदर्स, दूसरी, यानी हम दूसरी पहचान अपने लिए या तो तलाश करते हैं, या तो जो चल रहा है उसको स्वीकार करते हैं, या फिर हम दूसरी पहचान अपने लिए तलाश करते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है, फॉर फेमिनिज्म, नारीवाद के लिए। इज इट लिबरेटिंग, क्या इससे हम आज़ाद महसूस करते हैं, टू रियलाइज, जब हम ये अनुभव करते हैं, दैट के द बॉडी इज नॉट, शरीर नहीं है, आर प्रिजन, हमारी जेल, दैट के इट हैज लॉन्ग हिस्ट्रीज,
इसके लंबे इतिहास हैं ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समझे जाने के, एंड एक्सपीरियंस्ड और अनुभव किए जाने के, इन मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से। आई थिंक, मुझे लगता है, द आंसर इज यस, कि इसका उत्तर हाँ में है। यानी जब हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर हमारी जेल नहीं है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग देश काल में इसको महसूस किया गया है, इसको समझा गया है, तो हमको थोड़ी आज़ादी का अनुभव होता है, थोड़ी फ्रीडम का अनुभव होता है, लिबर्टी का अनुभव होता है। इट इज़ लिबरेटिंग। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, 25 पेज का था। जब वक्त मिलेगा तो इसको पूरा अपलोड करूँगी, अभी के लिए इसमें इतना काफ़ी होगा। तो ये टेक्स्ट जो अभी आपने पढ़ा मेरे साथ, ये गूगल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो ख़ुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला देखिए, व्हेन वॉज निवेदिता मेनन बॉर्न। तो निवेदिता मेनन कब पैदा हुई? इस बुक में तो 1958 दे रखा है और यहाँ भी इन्होंने 1958 दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर्स दिए हुए हैं इधर साइड में दे रखे हैं बुक में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि विकीपीडिया पे 1960 दे रखा है और यहाँ भी ऑप्शंस में 1960 है। अब ज़्यादातर ये बुक्स वाले भी गूगल से ही उठाते हैं अपना जो मटेरियल है, तो मेरे हिसाब से हमें विकीपीडिया के साथ जाना चाहिए। और अभी दूसरे पब्लिकेशंस की बुक्स आई नहीं हैं, मैं और 2-4 पब्लिकेशंस की बुक्स देखकर फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल आप ये 1960 कर लीजिए इसको, और इसको मैं काट देती हूँ 1958 को। फिर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट पब्लिश। तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये 2012 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट। इन्होंने सावित्रीबाई फुले को माना है इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट, उनको माना जाता है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि स्त्रियों को वो ताकत हासिल नहीं थी जो आज के युग में हासिल है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ निवेदिता मेनन। तो निवेदिता मेनन का निकनेम यहाँ निक्की दिया हुआ है बुक में, लेकिन उनका निकनेम निवी है, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है NIVI, निवी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ निवेदिता मेनन इन द मूवी काश्मीर फाइल्स। तो आपको मालूम ही है, पल्लवी जोशी ने ये रोल प्ले किया था निवेदिता मेनन का, और फिल्म तो सभी ने देखी ही होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मेनन रिसीव्ड द AK रामानुजन अवार्ड। लकी खोले आओगे? किस, तो निवेदिता मेनन को ये जो अवार्ड है AK रामानुजन अवार्ड, ये 1994 में मिला था ट्रांसलेशन के लिए। फिर निवेदिता मेनन इज़ करेंटली प्रोफेसर एट। तो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और मेरे हिसाब से इस सेशन में वो रिटायर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइटल ऑफ हर बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट इज इंस्पायर्ड बाय। तो इस किताब का जो शीर्षक है वो जेम्स स्कॉट की किताब सीइंग लाइक अ स्टेट से इंस्पायर्ड है, तो ये सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। तो ये जो किताब है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो ये सही जवाब होगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म की फाउंडर किसको माना जाता है? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आर देयर। तो फेमिनिज्म की 4 वेव्स हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।